नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 59। अंजलि के दूसरे बेटे सुशांत के जन्म के साथ साथ एकाकार अंजलि के घर के सारे कोना एकदम से भर गई। अब केवल प्रशांत ही नहीं, सुशांत के भी किलकारी पूरे घर में गूंजने लगी। अंजलि के माँ रुक्मणी देवी अंजलि को तथा दोनों बच्चे को संभालने के लिए उसके घर में आ गई। ऐसे में अंजलि के घर के माहौल एकाएक खुशनुमा बन गई। कुछ दिन वैसे ही चला कि समय के साथ साथ अंजलि के पिता रामस्वरूप जी के रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी दोनों ही संपूर्ण रूप से अंजलि के घर में आ गए। हालांकि यह लोग जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे की दरवाजा मकान के पीछे की ओर खुलती है और उसके सामने काफी खुली जगह है जहां पर 2 पल बैठकर समय बिता सकते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सुविधाएं तो अंजलि और उसके बच्चे को हो गई है। यह दोनों बच्चे हमेशा अपने नाना नानी जी के साथ समय बिताते और दिन भर हंसते खेलते समय बिताते। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रशांत और सुशांत बड़ा होता गया तो दोनों पति पत्नी अपने ही नातियों को लेकर व्यस्त हो गए। उनका समय अच्छा बीतने लगा। ऐसे में पूरे घर आंगन हरा भरा लगने लगे। फिर प्रवाहमान समय के बीच देखते देखते अंजलि तीसरा और चौथी बच्चे की माँ बनी तो अंजलि के मकान का हर एक कोना भर गई। अंजलि पूरे दिन भर बच्चों के पीछे पीछे घर के इस कोने से उस कोने तक भागती फिरती। ऐसे में मजाकिया लहजे में प्रकाश कहता है, मैंने अक्सर कहा करता था कि तुम्हारी बस चले तो बहुत जल्दी घर के हर एक कोने भर जाएंगे, हमारे खाली मकान भर जाएंगे। अब देखो भर गई ना। क्या तुम्हें अब भी खाली लगती है? अगर तुम्हें अब भी खाली लगती है तो और भी बच्चों को बुलाकर लाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम संभाल सकती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। यह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, समझो कि तुम्हारे माता पिता यहाँ पर रहने को राजी हो गए। अगर ऐसा नहीं होते तो इन चारों को अकेले ही पालने होते, तब तुम्हें पता होती। मुझे तो केवल एक ही चिंता है कि समय के साथ साथ अच्छी ढंग से उनके परवरिश भी करने होंगे, अर्थात उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्च होंगे, जो कि हमारे जैसे परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल बात साबित होगी, क्योंकि हमारा आमदनी ही क्या है, यही एक नौकरी ही तो संबल है। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें से भी मकान की किस्त जाती है। ऊपर से इन सब के पीछे हर महीने इतने सारे खर्च होती है, जिस कारण पैसा बचाना भी मुश्किल हो रही है। पता नहीं आगे चलकर हमारी परिस्थिति कैसी होगी। जो भी होगी अब केवल भगवान ही भरोसा है। वैसे भी समय के साथ साथ जब इन सब बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनकी शादी ब्याह होगी, तब हमारे परिवार इतना बड़ा हो जाएंगे कि यह मकान भी तब छोटे पड़ते जाएंगे। कुछ देर तक यूं ही बैठकर एक गहरा सांस छोड़ते हुए अंजलि सोचती है, काश ऐसा होता। मुझे यह मकान छोटा होना मंजूर है, मगर अब तो देख रही हूँ कि यह मकान छोटा पड़ने की बजाय और बड़ी दिखने लगी है और हमारे हंसते खेलते घर वीरान होने को चली है। बच्चे बड़े होने के साथ साथ पहले प्रशांत घर से चला गया। प्रशांत अपने से शादी करके वहीं बेंगलुरु में घर बसा लिया। कल को पता नहीं कहाँ जाएगा, मगर निश्चित है कि यहाँ पर कभी नहीं आएगा। सुशांत भी चला गया। शायद वह भी अब तक शादी ब्याह करके वहां परदेश में घर बसा लिया होगा। रहा कमलाकांत की बात, वह भी घर से बाहर जाने को तैयार हो रहा है। पता नहीं कहाँ जाएगा। जा बेटा, तू भी चला जा, जहां तुझे मन चाहे चला जा, हम लोग तुझे रोकेंगे नहीं। भला हम कौन होते हैं रोकने वाले? आजाद पंछी की तरह जहां मन चाहे तू भी उड़ते हुए चला जा। हमारे प्यार के बंधन में बंधे रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग वैसे ही अकेले जी लेंगे, सभी लोगों की तरह। इस धरती पर हम अकेले ही तो आए थे, तो फिर दुख पाने की क्या बात है। मेरे माता पिता तो और कुछ दिन के ही मेहमान हैं। उसके बाद यह मकान फिर से खाली हो जाएंगे, रह जाएंगे केवल हम 3 जने। कुछ साल बाद पूर्वा को भी कहीं ना कहीं जाने होंगे, पढ़ाई करने को ना भी हो, मगर शादी करके किसी परदेसी के हाथ पकड़कर उसे भी एक दिन अपने घर को चले जाना होगा। सोचते सोचते एकाएक अंजलि के आंखें भर आती हैं और बड़े लंबे समय तक अकेले ही अपनी आंसू बहाती रहती है। अंजलि एकांत चित्त में सोचती रहती है,
सभी लोग अपने अपने सुख साच्छंद के खातिर धीरे धीरे अपनों से बिछड़ जाते हैं। 1 से 2 फिर 2 से 4 परिवार बन जाते हैं। सभी को अपने अपने सुविधा चाहिए। परिवार के बंधन किसी को भी अच्छे नहीं लगते। परिवार के बंधन तथा बड़ों के अनुशासन नए नए परिवार वालों को अच्छे नहीं लगते। उन्हें अकेला साच्छंद रूप से रहने की ज्यादा खुशी होती है। बेटे की बात कहूँ या बहू की, सभी लोग नए नए रंगों में रंगना चाहते हैं और समय के साथ साथ घर परिवार मकान कैसे खाली हो जाती है, शायद ऐसा सभी के साथ होती है। रोज अखबार और टीवी पर तो ऐसे सैकड़ों खबरें आती है, उनमें हम लोग भी सम्मिलित हो गए। अपने सांसारिक जीवन के 30 वर्ष गुजर गए, पता भी नहीं चला। कब कब अपनी आंखें कमजोर हो गई, पता नहीं चला। सिर के बालों में सफेदी आ गई, पता भी नहीं चल पाई। घर में ऑफिस क्या बन गई। बेचारे पूर्वा के पापा को खाना खाने तक की फुर्सत नहीं होते। बच्चों के परवरिश में अपना जान तक देने को तैयार हो गए और धीरे धीरे परिवार बिखरते चला गया। अब हम लोग चाह कर भी कभी अपने बच्चों को एक साथ बंधन में बंधे नहीं रख सकते और फिर कभी ऐसा उम्मीद करना भी शायद अपराध है। प्रकाश दिन रात मेहनत करता है, मार्केटिंग का काम में माहिर हो गया है। समय के साथ साथ कब आंखों पर चश्मा चढ़ गया पता ही नहीं चला। अब तो सचमुच आंखें कमजोर हो गई है। जब किसी से बातें करता है तो एक हाथ से चश्मा उतारकर दूसरी हाथों से आंखों को रगड़ना आम बात हो गई है। प्रकाश एकांत में बैठकर सोचने लगा। अब तो एक और समस्या आन पड़ी है कि कमलाकांत के लिए भी पैसे की जुगाड़ करने होंगे। सुशांत को रशिया में भेजते समय किसी भी तरह से पैसा जुगाड़ करके उसे भेज दिया था। बाद में अपने मकान को बैंक में गिरवी रखकर कुछ और रुपया लोन ले लिया और सुशांत को भेजता गया। अब तो वह रकम भी काफी हो गई है। अब कमलाकांत के लिए भी जुगाड़ बिठाने होंगे। यही एक मकान संबल है जिससे कुछ और पैसे लोन ले सकते हैं, बाकी अपनी तनख्वाह से बचाकर हर महीना भेजते रहेंगे। इस तरह के विचार करते हुए प्रकाश बैंक वालों से बात करने लगा। बैंक वाले माना नहीं करते। यह पुरानी लोन को नए लोन में मर्जर करने की सलाह देते हैं, जो कि सब कुछ मिलाकर एक मोटी रकम बन जाएगी, जो मकान के मूल कीमत से लगभग आधी से भी ज्यादा है। अगर लोन चुकता कर सके तो मकान फिर से वापस मिलेंगे, नहीं तो मकान बैंक वाले सीज कर लेंगे। प्रकाश को सब कुछ मालूम है, फिर भी वह रिस्क लेने में पीछे नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक सा रहा तो यह मकान भी एक दिन छुड़ा लेंगे। कमलाकांत अपना कागजात वगैरह बनाकर जॉर्जिया में चला गया और MBBS की पढ़ाई करने लगा। और यहाँ बैठकर प्रकाश एक पैसा के हिसाब करता रहा कि कहाँ से कितने पैसा आने पर और कहाँ से कितने पैसे की जुगाड़ करने होंगे ताकि बैंक से कम पैसा लिया जाए। तभी एक रोज अंजलि कहने लगी, तुमने तो सभी बच्चों के सुख सुविधाओं की बंदोबस्त कर दिया ताकि पढ़ लिख कर अच्छी जगह पर पहुँचे, जीवन में खूब तरक्की करे, उन्हें जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मगर मुझे मालूम है कि कोई भी बेटा हमारे लोन चुकता करने में मदद नहीं करेंगे। ऐसी स्थितियों में इतने सारे लोन हम लोग कैसे चुका पाएंगे, और नहीं चुका पाने की स्थिति में यह मकान भी हमसे छूट जाएगी और हम लोग वही पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। हमें फिर से किराए के मकान में जाने होंगे, वही किराए के मकान में जहां 30 साल पहले हम लोग रहते थे। मगर उस वक्त हम केवल 2 जने थे, मगर आज हमारे साथ हमारी बेटी पूर्वा भी है। पूर्वा भी अब सयानी हो गई है। तुमने बेटों के भविष्य के खातिर अपने सब कुछ उजाड़ कर दिया, अपने सिर ढकने को कुछ भी बचाकर नहीं रखे, और यह भी निश्चित है कि हमारे लोन को चुकाने में कोई भी बेटे हमारी मदद नहीं करेगा। आज एक बार फिर से हम लोग उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए जहां से हम लोग चले थे। मैं तो हमारे आने वाले कल को लेकर सोचकर परेशान हो रही हूँ। कहते हुए अंजलि एकाएक सुबकने लगी। प्रकाश कुछ देर तक चुपचाप रहा, फिर पत्नी अंजलि को समझाते हुए कहने लगा, देखो यह सभी ईश्वर की इच्छा है, उनके जो कृपा होगी हमें मंजूर है। वह जब भी जो भी करते हैं अच्छा के लिए ही करते हैं, ऐसे में हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए।
यह जरूर सारे समस्याओं का समाधान कर देंगे। बड़े दिन हो गए कि प्रकाश अपना घर में ही बैठकर मार्केटिंग का काम करता रहा। कभी कभी कंपनी के ऑफिस में जाता है, वहां पर भी उसके टीम वालों को समझाकर आना पड़ता है। तभी एक रोज डायरेक्टर साहब पुरुषोत्तम दास जी कहने लगे, प्रकाश, मुझे लगता है कि आपको तो बड़े दिन हो गए घर से काम करते हुए, और मुझे आपसे किसी प्रकार की शिकायत भी नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि अभी से आप ऑफिस के दिनों में ऑफिस में रहकर अपने नए नए लोगों को ठीक तरह के प्रशिक्षण दे, ताकि यह लोग आपके या हमारे ना रहने पर भी इसी रफ्तार से कंपनी को आगे बढ़ा सके। मुझे लगता है कि आप मेरे बात से पूर्ण रूप से सहमत होंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।